नमस्कार, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। और आज हम जुड़े हैं केंद्रीय जो आम बजट है उसमें हिमाचल के लिए क्या है, देश के लिए क्या है, देश के आर्थिक विकास के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए और कोरोना काल में देश की आर्थिक गतिविधियां किस तरह से आगे बढ़ेंगी, उन सब चीजों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ पैनल में जो हैं डॉक्टर के एस तंवर जी हैं, ये पूर्व आईएफएस ऑफिसर हैं और किसानों के मुद्दों पर इनकी बहुत गहरी पकड़ है और हिमाचल किसान सभा के राज्य अध्यक्ष भी हैं। हमारे साथ जीआनंद शर्मा जी हैं, ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, विभिन्न मसलों पर समाज के बीच ये सक्रिय रहते हैं और खेती और किसानी के मामलों की भी इनको गहरी जानकारी है, खासकर पहाड़ी राज्यों के संदर्भ में। हमारे साथ कर्मचारी वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए डॉक्टर मामराज पुंडीर हैं। ये वैसे तो शिक्षक महासंघ से हैं, लेकिन हिमाचल में कर्मचारियों के जो विभिन्न इश्यूज रहते हैं, क्योंकि हिमाचल में कर्मचारी सबसे बड़ा वर्ग है, तो इसको ये कर्मचारी वर्ग की जो भी मांगे हैं या जो भी उनकी सरकार से अपेक्षा रहती है, उनके बारे में जानते हैं। हमारे साथ हमारे ईटीवी भारत के स्टेट एडिटर हिमाचल के प्रदीप सिंह रावत जी हैदराबाद से जुड़े हैं और डेस्क के हमारे दो युवा साथी भी हमसे जुड़ेंगे कुछ पैनल से सवाल करने के लिए। हमारे साथ जुड़े हैं सुशांत कपूर जी हैं, ये उच्च शिक्षित युवा हैं और युवा कांग्रेस में सक्रिय रहे हैं, इस समय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव भी भाई हैं। और मैंने हमारे लाइव करण नंदा जी लाइव भी छोटे जुड़े हुए हैं। हैं, ये और भाजपा की मीडिया आप निकल के कामकाज बोलिए। देखते हैं और विभिन्न मुद्दों पर ठीक है। ये अपनी हाँ राय प्लीज रखते हैं निकलते विभिन्न हैं। मंचों पर। तो सारे पैनल का मैं स्वागत करता हूं और मैं सभी से ये अनुरोध करूंगा कि अपनी जो भी बात है वो तथ्यात्मक और ब्रीफ में रखें, ताकि अधिक से अधिक डिस्कशन जो है वो इस बजट के ऊपर हो सके। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो ये बजट होता है ये स्टेट स्पेसिफिक तो होता नहीं है, फिर भी कुछ राज्यों की अपेक्षाएं रहती हैं, चाहे वो पहाड़ी राज्य हो या कोई और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर राज्य, उनकी अपेक्षाएं रहती है कि केंद्र से उनको कुछ मिलेगा। तो अगर पूरे पैनल से हमारे युवा साथी जो है वो हैदराबाद से डेस्क से हैं, वे उनका एक सवाल है अंकेश का। वो अंकेश, आप पैनल में से किससे सवाल पूछना चाहेंगे और क्या आपका सवाल है अंकेश? हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर जो है 10 लाख से ज्यादा बेरोजगार युवाओं की फौज है। ज्यादातर युवा जो है वो सरकारी नौकरियों पर निर्भर है। बजट में युवाओं को क्या मिला? हाँ, ये इस सवाल को हम चाहेंगे कि करण नंदा जी इस सवाल को एड्रेस करें, क्योंकि केंद्र में भाजपा सरकार है, हिमाचल में भाजपा सरकार है। तो बेरोजगार युवाओं के लिए इस बजट में क्या कोई ऐसी चीज है जो उनको थोड़ा स्वरोजगार के लिए या किसी अन्य स्टार्टअप के लिए प्रेरित करती है? नमस्कार जी, पहले तो आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने इस डिबेट में आने का मौका दिया। देखिए, सबसे पहले तो ये जो ये बजट बनाया है, दिस इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द नेक्स्ट 25 इयर्स। ये 25 साल आगे का बजट भी आप इसको कह सकते हैं। और इसमें जो इंडियन की जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें इसको 9.2 के उस पे रखा गया है परसेंट पे, जो कि बाकी कंट्री से बहुत हायर है। आप इसमें देखेंगे कि युवाओं को एक नौकरी का प्रलोभन चाहिए होता है कि नौकरी हमें सरकारी मिले और सरकार से हम काम कर सके। तो इसमें 60 लाख नई नौकरियों का प्रावधान रखा गया है, जिसके अंदर जो है वो ये प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो जाएगी और 60 लाख की जो नौकरी है वो युवाओं को दी जाएगी। तो इसके अंदर इनका काफी अच्छा ये जो है उसके अंदर जो ये प्रेरोगेटिव है गवर्नमेंट का, ये दिया गया। और ये जो नौकरियां हैं ये 14 सेक्टर्स को डिवाइड की गई है, 14 सेक्टर्स में डिवाइड की गई है। तो उसमें जो है ये काफी जो जो बजट है ये नौकरियों के लिए भी प्रावधान रखता है। बाकी आप देखेंगे इस बजट के अंदर जो है, अभी हम सिर्फ युवाओं की नौकरियों के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे तो ये ट्रांसपोर्टेशन ओवरऑल डेवलपमेंट का बजट है, पर एमएसएमई को आप देखेंगे इसके अंदर काफी जो जॉब सेक्टर्स है वो एमएसएमई के अंडर आते हैं। और इसमें चाहे उद्यम ले लो, ई श्रम ले लो, एनएससी ले लो, असीम पोर्टल्स को इंटरलिंक किया गया आपस में, जिससे जो है युवाओं को जो है ये एमएसएमई का जो भरपूर फायदा मिल सकता है। और 130 लाख एमएसएमई के जो क्रेडिट्स है वो उनको दिए गए हैं, जिससे जो छोटे व्यापारी है एमएसएमई के अंडर जो आते हैं उसको जो है काफी अच्छा क्रेडिट मिलने वाला है, जिनसे उनका बिजनेस जो है वो फ्लरिश कर सकता है। और इसके अंदर जो है ये 5,000 करोड़ का जो टोटल कवर जो इन्होंने बनाया है ESLGS का, उसमें भी जो है युवाओं को है काफी अकोमोडेशन जो है एमएसएमई के माध्यम से मिल सकती है। और मैक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस और जो छोटी हमारी इंडस्ट्रीज है उसके लिए 2 लाख करोड़ का एडिशनल क्रेडिट जो है वो गवर्नमेंट द्वारा अनाउंस किया गया है। एक बार फिर देखेंगे
छोटी और मैक्रो इंडस्ट्रीज जो है जब वो ग्रो करेगी तो वहां पे भी एक एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा सेक्टर जो है वो खुल के सामने आता है। और इसी तरीके से जो आप देखेंगे जो इन्होंने एमएसएमई की जो परफॉर्मेंस है उसके लिए बेटर करने के लिए 6,000 करोड़ का जो बजट है उसको जो है इन्होंने रोल आउट किया है। साथ में स्किल डेवलपमेंट जो है उसको भी इन्होंने बहुत अच्छे प्रकार से जो है इसमें रखा है। डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ स्किल डेवलपमेंट लिविंग डेस्क स्टैक ई पोर्टल खोला गया है जिसके अंदर जो है वो अपने स्किल्स के हिसाब से, चाहे वो मिस्त्री है, चाहे वो मेसन है, चाहे जिस प्रकार का जो है वो लेबर का में काम करने वाला व्यक्ति भी है, एक बहुत बड़ा मौका जो है वो इन्होंने दिया है। और स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए ड्रोन शक्ति और ड्रोन एएसए सर्विसेज जो है वो उन्होंने रोल आउट की है, जिसमें जो है बहुत बड़ा फायदा जो है वो युवाओं को मिल सकता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में 1 क्लास के माध्यम से जो है वो शिक्षक को भी प्रमोट करना चाहते हैं कि शिक्षा जो है वो ऑनलाइन देने के लिए लोग भी जो है इन पोर्टलों से जुड़ सकते हैं। काफी और भी इसके अंदर है, बाकी समय जो है वो सीमित रहेगा, इसलिए काफी और भी सेक्टर्स है। बैंकिंग सेक्टर्स में भी स्ट्रॉन्ग इन्होंने वाइब्रेंस दी है यूथ को बैंकिंग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने के लिए, और साथ में स्वावलंबन बनाने के लिए भी इन्होंने काफी इस बजट के अंदर जो है प्रावधान करे हैं। तो इस प्रकार जो है काफी आपकी बात बिल्कुल सही है कि आपने विभिन्न सेक्टर्स में अलग अलग तरीके से जो रोजगार के सृजन हो सकता है उसके ऊपर ध्यान आकर्षित किया है। हैदराबाद से ही हमारे युवा साथी हमारे डेस्क के ऊपर काम करते हैं, हिमाचल तो विभिन्न पहलुओं को देखते रहते हैं, हसन इमाम हैं। हसन, आपका कोई सवाल पैनल में से किसी एक स्पेसिफिक, आपको मालूम है कि पैनल में जो लोग जुड़े हैं वो किन किन क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, तो आप कोई अपना सवाल पूछना चाहते हो? जी हाँ, पैनल के साथियों से हमारा ये सवाल है कि सरकार ने तो बजट में 60 लाख नौकरियों की घोषणा की है, लेकिन हमारे हिमाचल के युवा इससे किस तरह से कोरिलेट करेंगे? मामराज पुंडीर जी, अगर आप इस सवाल के ऊपर कुछ कह सकें या कहना चाहें या कोई अन्य पैनल में से कुछ कहना चाहे तो कृपया बताएं। सुशांत जी, आप बोलिए प्लीज। सबसे पहले मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, और साथ ही साथ जो जुमलों की सरकार 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट की बात प्रति वर्ष शुरुआत के दौर में आई थी, आज वो 60 लाख के ऊपर अगर रोजगार देने की बात कर रही है तो सच्चाई पता चल रही है कि किस प्रकार से आंकड़ों का मायाजाल पिछले कई सालों से पूरे देश भर में प्रेजेंट किया गया, किस प्रकार से नौकरियों की, अगर बेरोजगारों की हम बात करना चाहें, किस प्रकार से उन्हें ठगा गया, कोविड के दौरान किस प्रकार से लोगों की नौकरियां गई, उन लोगों को घरों पे बैठना पड़ा। आज जिस प्रकार से केंद्रीय सरकार ये गुणगान कर रही है, ये कह रही है कि हम नई नौकरियां सृजित करेंगे, चाहे एमएसएमई के माध्यम से हो, वो चाहे घर बैठे हो, वो चाहे मिस्त्री की बात कर रहे हैं, लेकिन एक चीज तो समझनी पड़ेगी कि इस समय वास्तविक स्थिति में डीमोनेटाइजेशन इफेक्ट के बाद से लेकर हमारी इकोनॉमी सूत में नहीं आई। उसी का कारण ये रहा कि हमारे लोगों को अपनी एम्प्लॉयमेंट जो है वो छूटती रही, और आज जिस प्रकार से ये खाना पूर्ति 60 लाख नौकरियां देने के माध्यम से केंद्र सरकार ने इस बजट में की है, तो ये एक वास्तविक स्थिति बता रहा है कि कितना बड़ा डिफरेंस 2 करोड़ नौकरियां देने और 60 लाख नौकरियों को देने पर है। धन्यवाद। प्रदीप सिंह रावत जी हमारे स्टेट एडिटर हैं हिमाचल प्रदेश के हैदराबाद से। रावत जी, आप पैनल के साथ किसी साथी से कोई स्पेसिफिक सवाल करना चाहें? मेरा सवाल जो दोनों पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखने वाले लोग हैं उन्हीं से है कि इस साल जो बजट है उसमें कर्ज को लेकर एक प्रावधान किया गया है कि जो स्टेट कर्ज लेते हैं, और हिमाचल जो है कर्ज को लेकर लगातार सुर्खियों में रहता भी है, पॉलिटिकली एक दूसरे पर ब्लेम गेम होता रहता है। तो इस बार एक 50 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण की घोषणा की गई है। तो इस पर मैं रिएक्शन लेना चाहूंगा कि दोनों पार्टियां इस फैसले को कैसे देखते हैं, क्योंकि दोनों पार्टियां जब विपक्ष में होती हैं तो सरकार पर कर्ज लेकर घी पीने का जो आरोप है वो लगाती रहती है। बस ब्रीफ में चाहूंगा 15-15 सेकंड में, बस एक मतलब इस पे पॉलिटिक्स नहीं, मैं एक सवाल का बस एक ब्रीफ जवाब चाहता हूं, क्योंकि बाकी प्रतिनिधि भी हमारे साथ जो है पैनल में बैठे हुए हैं। 67,000 करोड़ का ऑलरेडी हिमाचल गवर्नमेंट का डेफिसिट है। 50 साल सरकार कह रही है हम ऋण देंगे विदाउट एनी इंटरेस्ट। व्हाट विल हैपन अबाउट द अमाउंट जो ऑलरेडी प्रदेश सरकार ले चुकी है?
करण नंदा जी, 62,000 इसके अंदर जो है, 62 में जो है वो ग्रांट भी सैंक्शन किया है, और वो खासकर जो है वेलफेयर स्टेट्स के लिए जो है बहुत फायदेमंद रहने वाला है, जिसके अंदर जो है 1 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। और उसके अंदर जैसे ही वो ऋण जो है, मतलब जो अपनी वो एक ग्रेच्युटी है, वो एक राशि है, वो सरकार द्वारा जो है प्रदेश को पहुंचती है, उससे बड़ा राहत मिलेगा। जो ऋण है उसके ऊपर मैं राजनीति नहीं करूंगा, पर एक वेलफेयर स्टेट को चलाना आपको भी पता है और कांग्रेस को भी पता है, इन्होंने भी किस प्रकार से चलाया है और भाजपा भी चला रही है। तो वेलफेयर स्टेट में ऋण लेना जो है एक मजबूरी भी बन जाती है। पर आप देखिए, केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ का प्रावधान किया है। इट इज अ वेरी गुड स्टेप टू एम्पावर द स्टेट्स एंड गेट आउट ऑफ द सिचुएशन कि वो एक ऋण मुक्त स्टेट भी हो सकती है। आप लोगों ने दोनों पार्टियों के, दोनों दलों के लोगों ने अपना अपना पक्ष इस बात के ऊपर रखा। तो अब बहस को बजट के एक अन्य हिस्से की तरफ, जो भारत के लिए, न केवल हिमाचल बल्कि भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो है कृषि और बागवानी का। और हिमाचल के लिहाज से ये इसलिए भी सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि हिमाचल की 90% जनता ग्रामीण इलाकों में रहती है और अधिकांश किसान जो है वो सीमांत हैं, छोटे किसान है, छोटी जोत है हिमाचल पहाड़ी राज्य होने के कारण। और मेरा सवाल डॉक्टर कुलदीप सिंह तंवर से ये रहेगा कि हिमाचल के संदर्भ में, मैं देश की इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा हूँ, हिमाचल के संदर्भ में जो किसान हैं और जो बागवान हैं, उनकी बहुत सारी मांगे हैं, चाहे वो कुछ स्थानीय उत्पादों के एमएसपी की मांग है या कि अन्य उत्पादों को लेकर, कृषि सेक्टर की अन्य जटिलताओं को लेकर, और हिमाचल की जो स्टेट स्पेसिफिक जरूरतें हैं। तो डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि हिमाचल का किसान बागवान, उसकी जो आशाएं और अपेक्षाएं थी वो कितनी पूरी हुई हैं इस बजट से, और क्या होना चाहिए था? रजनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट के लिए। हिमाचल प्रदेश में, जैसा आपने कहा, लगभग 90% लोग गांव में बसते हैं और उसमें से 63% लोग केवल कृषि बागवानी के ऊपर निर्भर है। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रश्न था, हिमाचल प्रदेश में जो अनाज पैदा करते हैं वो कंपैरेटिवली काफी कम लोग हैं, और जो अनाज पैदा होता है उसका काफी बड़ा हिस्सा हिमाचल प्रदेश में गेहूं का, धान का, मक्की का इस्तेमाल होता है। जो सरप्लस हिमाचल में मक्की पैदा होती है, ये उम्मीद थी कि उसके प्रोक्योरमेंट के लिए भी सरकार कुछ बोलेगी, पर इस बजट के अंदर केवल पैडी और व्हीट, धान और गेहूं की प्रोक्योरमेंट को लेकर के, और वो भी जो फिगर दिए गए कि 1.63 करोड़ लोग इससे लाभान्वित होंगे, और जो कि पिछली बार 1.97 करोड़ थे। तो अभी तो 23 क्रॉप्स के ऊपर तो एमएसपी था, तो महत्वपूर्ण था कि उन लोगों को इसमें ये मिल पाता, ये एमएसपी मिल पाती। पर अनफॉर्चुनेटली उन 23 के अलावा हिमाचल प्रदेश में लगभग 7 लाख किसान जो सब्जी उत्पादक है, और जो फल उत्पादक में जो सेब सबसे महत्वपूर्ण, हिमाचल प्रदेश में 5,000 करोड़ रुपए का जो इकोनॉमी को जनरेट करते हैं, उसमें उम्मीद थी कि उसमें इंपोर्ट ड्यूटी है उसे बढ़ा करके 100% किया जाएगा, और सेब के लिए जम्मू एंड कश्मीर पैटर्न के ऊपर जो MIS स्कीम के तहत 60, 44 और 24 रुपए में 3 कैटेगरी में प्रोक्योरमेंट की जाएगी। और दूसरा, सब्जियों के लिए एक तरफ से उनके लिए CS स्टोरेज फैसिलिटीज, और दूसरी तरफ से उनके प्रोसेसिंग के लिए कुछ किया जाएगा, क्योंकि जो टमाटर हिमाचल में मुख्य सब्जियों में क्रॉप है, वो 80 रुपए भी उसका रेट होता है, और किसान को केवल 4 रुपए मिला। पर ओवरऑल हम देखते हैं कि जो प्रोसेसिंग, फूड और इन सब चीजों के लिए इस बार इस बजट में सारे लेवल पे रिडक्शन है। ऐसा लगता है कि केंद्रीय सरकार जो 380 दिन का किसानों का संघर्ष दिल्ली के अंदर रहा है, तो उसमें इस समय उसका इसका एक नेगेटिव स्तर के ऊपर इसमें सरकार ने इसको लिया है, क्योंकि किसानों को उम्मीद थी कि माननीय प्रधानमंत्री ने 2014 में हिमाचल प्रदेश के किसानों को आश्वस्त किया था कि अगर वो बीजेपी सत्ता में आती है तो हिमाचल में किसान बागवान जो फल, सब्जी, फूल, दूध, ऊन पैदा करते हैं उसमें एमएसपी मिलेगा। उसका कोई भी प्रतिबिंबन इस बजट के अंदर नहीं है, और इससे हिमाचल की जनता, विशेष रूप से जो किसान और बागवान है, उनके अंदर ये बड़ा रोष है। और जो मनरेगा के तहत भी जो ये पैसा आगे को बढ़ना चाहिए था,
जो 100 दिन का रोजगार था वो भी बढ़ना चाहिए था, और जो डेली वेज रेट था वो भी। उसके अंदर मनरेगा का भी जो बजट है उसके अंदर भी कटौती की गई है, और ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट के अंदर 5.59% से घट करके इसको 5.23% किया गया है। तो ओवरऑल ऐसा लगता है कि कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि ये जो पिछले वर्ष एक पूरे साल का जो किसानों का एजिटेशन रहा, तो इसमें सरकार जो अभी एक 2016 में किसानों के साथ वादा किया गया था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी की जाएगी, पर ऐसा लगता है कि जो एक सर्वे की रिपोर्ट आई थी कल, उसके अनुसार कि जो एक आम किसान है वो केवल प्रतिदिन ये जो कृषि से 27 रुपए ही कमाता है, और एक किसान परिवार की जो मंथली इनकम है वो केवल 10,218 है, जिसमें कृषि के अलावा उसे और काम करना पड़ता है। तो ओवरऑल अगर हम कृषि के अंदर देखते हैं कि टोटल एलोकेशन के अंदर जो रिवाइज्ड एस्टिमेट था 4,74,750 करोड़ का, उसे भी घटा करके 3,70,330 करोड़ किया गया है। और जो फोकस्ड पॉइंट थे और जो संयुक्त किसान मोर्चे को जो सरकार ने एक आश्वस्त किया था 9 दिसंबर को, जिस समय ये मोर्चा दिल्ली से हटा था, उसके ऊपर सरकार ने कुछ भी नहीं कहा है, क्योंकि एमएसपी उसके अंदर सबसे मुख्य बात थी। अंतिम बात की जो इस देश के अंदर लगभग 42,000 अनाज और सब्जी मंडियों को होना है, तो 7 से 8,000 है। तो इसमें जो मार्केटिंग सबसे बड़ा किसानों की समस्या है, तो मार्केटिंग स्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए इसमें कोई भी योजना इसके अंदर एक नजर नहीं आई है, और हम ये समझते हैं कि ये पूरा जो बजट है ये किसान विरोधी है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर तो विशेष रूप से जहां लघु और सीमांत किसान है, उनके ऊपर इसका बहुत एक एडवर्स प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हमें बहुत उम्मीद थी कि इस बार नए सी स्टोरेज आएंगे, कुछ प्रोसेसिंग के यूनिट स्टार्ट होंगे, और ये सब चीजें होगी, उसका रिफ्लेक्शन इस बजट के अंदर नहीं आता है। डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल सही कहा। हिमाचल पर 6 बार का मुख्यमंत्री कहलाने वाला व्यक्ति भी डॉक्टर साहब आपने बड़े विस्तार से ये बताया, और हाँ, ये हम इस बात से सहमत होना चाहिए सभी लोगों को कि हिमाचल का जो बागवानी सेक्टर है और जो कृषि सेक्टर है, उसकी जो कुछ प्रमुख समस्याएं थी, फूड प्रोसेसिंग यूनिट और सीए स्टोर्स, और वो इसमें उस रूप में एड्रेस नहीं हुई हैं। मामराज पुंडीर जी, डॉक्टर मामराज पुंडीर हमारे साथ हैं। तो कर्मचारी हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा वर्ग है, और कर्मचारियों इस वक्त जो आंदोलन है वो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर चला है, लेकिन इस बजट में एनपीएस जो है न्यू पेंशन स्कीम के जो लोग हैं उनके लिए एक घोषणा हुई है कि 10% से बढ़ाकर राज्य का जो शेयर है उसको 14% छूट के लिए किया गया है। इसके अलावा एक उम्मीद ये भी रहती है जी कि जो टैक्स स्लैब है उसमें बढ़ोतरी हो। तो कर्मचारियों से रिलेटेड इस बजट को डॉक्टर मामराज पुंडीर जी आप कैसे देखते हैं? नमस्कार सभी को। नमस्कार रजनीश जी, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है जी, आप बोलिए। मैं सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक बहुत बड़े चैनल पर खास तौर के डॉक्टर तनवर और कपरेट जी, नंदा जी के साथ बोलने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत आभार। आपने जो विषय कर्मचारियों का रखा है, क्योंकि कर्मचारी जहाँ देश के साथ साथ हिमाचल में बहुत बड़ा वर्ग आता है, और हम एक विषय को लेके सरकार के साथ बार बार वार्तालाप कर रहे हैं, वो था ओपीएस वाला विषय। लेकिन फिर भी ओपीएस वाले विषय पे, क्योंकि जो डाटा हमारे पास है, आज तक पूरे देश में सिर्फ एक राज्य ऐसा है, वेस्ट बंगाल, जो अभी ओल्ड पेंशन स्कीम को अडॉप्ट किए हुए, बाकी राज्यों ने सबने बंद कर दिए। उसका कारण क्या है कि वो अभी भी वहां पे जो आपका वेतन आयोग है वो 4th वेतन आयोग वहां पे चला हुआ है। तो हम हिमाचल ने अभी 6th दिया है। और कर्मचारियों के लिए, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पहले ही 7th पे कमीशन लागू हो चुका था, तो ऐसे में हमें जो उम्मीद थी वो एक इनकम टैक्स स्लैब को बढ़ने की हमें उम्मीद थी, लेकिन उसे जरूर निराशा हाथ लगी है। लेकिन उसके साथ साथ जो विषय सामने आया है, क्योंकि राज्य और केंद्र का जो शेयर था, खास तौर के एनपीएस में, वो अलग अलग हुआ करता था। केंद्र का 14% था, राज्य का 10% हुआ करता था, जिसको इस बार केंद्र ने राज्य और केंद्र को बराबर लाने के लिए इसको बढ़ा के 14% किया, जो बहुत बड़ा एक खासतौर के एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए फायदा हो सकता है। और इस विषय को लेके जो दूसरा विषय जो मैं शिक्षा के क्षेत्र को मैं क्योंकि डील करता हूँ, और शिक्षा
हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के हालात को भी हम जानते हैं। केंद्र के हालात में यहाँ पे ये जरूर कहना चाहूंगा कि कोविड काल के बाद सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक के साथ साथ शिक्षा में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसे में जब कोविड आया और महामारी के काल में हम सारे के सारे बच्चे और अध्यापक अपने घरों में बंद हो गए थे, हमें एक ऑनलाइन सिस्टम का सहारा लेना पड़ा, जिसका इस बजट में साफ साफ देखने को मिलता है कि आने वाले टाइम में अगर ये टेक्नोलॉजी का युग बहुत पहले से इसको अडॉप्ट किया होता तो शायद इतनी परेशानियां नहीं आती। आपको देखने को साफ साफ मिलता है कि अभी वन क्लास वन टीवी चैनल को बढ़ा के जो 12 थे पहले, उसको 200 करना और पूरे प्रदेश के स्थानीय भाषाओं में बच्चों को प्रमोट करने का एक बहुत बड़ा यहाँ पे जो है ये मौका दिया है। और क्योंकि हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी वर्ग नेचुरली बहुत बड़ा वर्ग भी है, और हम इस बजट से मुझे लगता है कहीं ना कहीं जहाँ इनकम टैक्स जो स्लैब है वो नहीं बढ़ा, उसकी निराशा जरूर दिखती है। लेकिन एनपीएस के मुद्दे पे सरकार का पक्ष, और खास तौर से जो डिजिटल विश्वविद्यालय की योजना बनाई है सरकार ने, वो आने वाले समय में आपको एक आगे बढ़ने का मौका जरूर देगा, ऐसा मेरा मानना है। जी रजनीश जी। धन्यवाद डॉक्टर मामराज जी, आपने कर्मचारियों की बात रखी।